हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से इनइक्वलिटीज़ इन एंशिएंट मिडल एंड मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि जो प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में जो शिक्षा में असमानताएं थी वो क्या थी। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो कैसी थी। जो प्राचीन काल है वो 12वीं जो शताब्दी है उससे पहले का समय था। इसको वैदिक काल के नाम से भी हम जानते हैं। जो प्राचीन काल था उसमें शिक्षा क्या थी, एक गुरुकुली शिक्षा थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या था कि बच्चों जो विद्यार्थी थे उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। जब वो 12 वर्ष को हो जाते थे तो उनको क्या था कि अपना घर परिवार को छोड़कर मतलब आश्रम जो गुरुकुल थे उनमें शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था। तो वे जो शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाते थे तो उनको वहीं पर रहना था। ठीक है। और जो ये गुरुकुल की जो शिक्षा थी ना, ये बिल्कुल एक धर्म पर आधारित शिक्षा थी। ये व्यक्ति के जो मतलब आंतरिक अनुशासन पर ज़्यादा महत्व देती थी। ठीक है। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति की शिक्षा का विकास करने के साथ साथ में उस जो विद्यार्थी उसके जीवन की पवित्रता को भी बनाए रखना इसका उद्देश्य था, जो प्राचीन काल की शिक्षा थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्देश्य, जो प्राचीन काल की शिक्षा उसका उद्देश्य क्या है। कि सबसे पहले आता है कि व्यक्ति के चरित्र का विकास करना, यानी कि जो विद्यार्थी है उसका चरित्र का विकास करना। दूसरा आता है बाह्य अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन को भी महत्व देना, यानी कि जो विद्यार्थी उसको जो बाह्य यानी कि उसके जो वातावरण में रहने के लिए उसके जो अनुशासन होते हैं, नियम कानून होते हैं, उनके साथ साथ उसका जो आंतरिक अनुशासन यानी कि उसके मन का अनुशासन के लिए को भी महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि व्यक्ति का उसमें एक अच्छे गुणों का विकास करना। जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखकर अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। जो गुरुकुल की शिक्षा थी उसका मतलब एक लक्ष्य ये था कि जो विद्यार्थी उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे कराई जाए, तो उससे संबंधित शिक्षा वहाँ पे गुरुकुल में जो विद्यार्थी उनको दी जाती थी। वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो एक मतलब सादा जीवन जीते थे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वैदिक साहित्य, यज्ञ तथा कर्मकांडों और आध्यात्मिक रहस्यों को सांस्कृतिक विधियों के रूप में संजो कर रखना। ठीक है। तो ये था हमारा प्राचीन काल की शिक्षा। अब आता है हमारा प्रमुखताएं। जो प्राचीन काल की शिक्षा उसकी प्रमुखता यानी कि हम कह सकते हैं कि विशेषताएं क्या थी, यानी कि प्रायोरिटीज भी कह सकते हैं, विशेषताएं क्या क्या थी। जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो गुरुकुल प्रणाली को अपनाती, यानी कि जो विद्यार्थी है उसको अपना मतलब जीवन मतलब अपना घर परिवार त्याग कर गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उपनयन संस्कार। जो उपनयन संस्कार मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें क्या था कि जो विद्यार्थी जो गुरुकुल में शिक्षा लेने जा रहा था उसका उपनयन संस्कार होता था, यानी कि 12 वर्ष की आयु में ही उसको अपने घर परिवार से या छोड़कर गुरुकुल में रहने के लिए जाना होता था एक अच्छी शिक्षा के लिए। उसके बाद आता है कि आचरण के आधार पर प्रवेश। जो विद्यार्थी थे उनको गुरुकुल में जो प्रवेश मिलता था उनके आचरण के आधार पर मिलता था। जैसे कि हो गया कि नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारा क्लियर होता है कि ब्रह्मचार्य का पालन करना, यानी कि जो विद्यार्थी थे उनको जब तक वो गुरुकुल में है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना होता था। गुरु की जो सेवा अनिवार्य थी, यानी कि जो विद्यार्थी थे उनको अपना गुरुओं का सारी आज्ञाओं को मानना पड़ता था। जैसे गुरु कहते थे उनको वैसे ही करना पड़ता था। उनको जो गुरुकुल में जो काम होते थे वो सारे कार्य क्या करते थे, जो विद्यार्थी वही करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा कि शिक्षा में भौतिकता, यानी कि भौतिकता ये था कि जो गुरुकुल थे जिसमें धर्म पर आधारित शिक्षा थी, यानी कि एक धर्म प्रधान शिक्षा दी जाती थी। उसमें क्या था कि उसके साथ साथ में एक भौतिकतावादी शिक्षा भी दी जाती थी, यानी कि चिकित्सा से जो रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे जो बोलते हैं ना कि जो वैद्य वगैरह हमारा उपचार करते तो वो वाली शिक्षा वहाँ पे गुरुकुल में दी जाती थी। तो नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा में व्यवहारिकता, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके जो मतलब जीवन है, यानी कि उनका जो व्यवहार है उनको एक अच्छा ढंग यानी कि एक अच्छे ढांचे में परिवर्तित करना था। नेक्स्ट आता है हमारा भिक्षा वृत्ति, यानी भिक्षा वृत्ति तो ये थी कि जो गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी तो प्रत्येक विद्यार्थी तो को मतलब अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर भिक्षा मारना अनिवार्य था, ताकि वो अपने जो गुरुकुल का खर्चा वही सभी विद्यार्थियों की भिक्षा को मिलाकर चलाया जाता था। तो उस समय में क्या था कि जो विद्यार्थी थे उनको मतलब जो भिक्षा के द्वारा क्या था उनमें एक विनय की जो विनय की जो क्षमता है यानी कि पावर है उसका इंक्रीजमेंट होता था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे अध्ययन की अवधि। जो गुरुकुल में है ना उसके अध्ययन की अवधि को भी मतलब एक उसमें सीमित था कि एक होती थी एक 24 वर्ष के लिए,
जो 24 वर्ग की अध्ययन की अवधि थी वो होती थी कि जो वसु होते हैं, जिन लोगों को मतलब वसु एक वर्ग था लोगों का, उसके लिए 24 वर्ष की अवधि होती थी शिक्षा के लिए। लेकिन जो 36 वर्ष की शिक्षा थी वो रुद्र वर्ग के लिए थी, और जो 48 वर्ग की जो शिक्षा थी वो आदित्य वर्ग के लिए थी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाह्य नियंत्रण से मुक्त, यानी कि जो गुरुकुल थे उनमें यानी कि जो हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनका कोई भी मतलब अधिकार नहीं होता था। वहाँ पे केवल ये क्या थे कि जो धन का मतलब धन की जो धन दे सकते थे कि गुरुकुल को सहायता के रूप में, लेकिन वहाँ का जो कोई भी जो केंद्र का या राज्य का जो भी नियम था उस वहाँ पर कोई भी राजा का नियम लागू नहीं होता था। ठीक है। हमारी आज की भाषा में तो हम कहते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार पे, लेकिन उस समय क्या था कि बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, लेकिन उन राजाओं का जो गुरुकुल की शिक्षा है उसका मतलब विद्यालय थे जो गुरुकुल थे उन पर कोई अधिकार नहीं होता था। अब देखते हैं कि जो हमारी गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी होती थी। जो गुरुकुल की हमारी शिक्षा प्रणाली है वो मौखिक शिक्षण, यानी कि जो गुरुकुल के जो गुरु थे वो जो वहाँ के रहने वाले विद्यार्थियों को यानी कि मुख से, यानी कि हम कह सकते हैं एक लेक्चर बोलते हैं आज की उसमें टर्म में, तो उसके द्वारा पढ़ाते थे। वो क्या करते थे कि जो जितने भी सारे उपनिवेश हैं उनको मौखिक रूप से विद्यार्थियों को बताते थे। अब उसके बाद में क्या था कि मनन तथा चिंतन, जो विद्यार्थी थे जो गुरु ने उनको मौखिक शिक्षा दी है उसका क्या करते थे, एकांत में बैठ कर उसका मनन और चिंतन करते थे ताकि जो उनके गुरु ने बताया है वो उनको कंठस्थ यानी कि मुँह जबानी याद हो। उसके बाद आता है उच्चारण पर बल दिया जाता है। जो वहाँ की गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था कि उच्चारण पर बल दिया जाता था, यानी कि जो गुरु था पहले वो खुद से यानी कि वेदों का उच्चारण करते थे और फिर उसके बाद में जो वहाँ विद्यार्थी थे वो उच्चारण करते थे। बार बार उन विद्यार्थियों को मौखिक रूप से उच्चारण कराया जाता था ताकि जो उनकी शिक्षा है उनको वो कंठस्थ याद हो सके, उसे अपने जीवन में वे अपना सके। उसके बाद आता है वाद विवाद की प्रमुखता, यानी कि वाद विवाद की प्रमुखता का मतलब ये है कि जो वहाँ की शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था कि जो वहाँ के रहने वाले विद्यार्थी हैं उनको मतलब सामान्य यानी कि स्वतंत्र रूप से अधिकार था कि वो किसी भी यानी कि पक्ष के साथ में वाद विवाद कर सकते, यानी कि तर्क वितर्क कर सकते थे किसी भी टॉपिक यानी कि विषय पर। ठीक है। तो ये थी वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल की। क्या था कि मौखिक शिक्षा दी जाती थी, विद्यार्थी फिर चिंतन मनन करते थे, जो गुरु ने पढ़ाया उनका उच्चारण कर पर बल दिया जाता था, और विद्यार्थियों को मतलब स्वतंत्रता थी कि वो किसी भी टॉपिक पर अपना तर्क वितर्क कर सकते थे कि खुले रूप से। उसके बाद आता है कि प्राचीन काल में जो भारत की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, यानी कि जो पहले की शिक्षा थी यानी गुरुकुल की जो शिक्षा थी उसमें जो भारत है के अंदर जो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो उसमें था कि पवित्रता व जीवन की सद्भावना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी हो उनके मन को पवित्र रखना और उनके जीवन को में सद्भावना का विकास करना, यानी कि वे एक दूसरे की सम्मान कर सकें। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चरित्र निर्माण, यानी कि एक अच्छे व्यवहार का निर्माण करना विद्यार्थी के अंदर, ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। उसके बाद आता है हमारा व्यक्तित्व का विकास, यानी कि व्यक्ति के कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का सर्जन करना, यानी कि जो विद्यार्थी है उसका अपने समाज के यानी कि कह सकते हैं हम उसके आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ वो रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है उसके क्या कर्तव्य हो उनका सर्जन, यानी कि उनको सजो कर रखना। ठीक है। उसके बाद आता है संस्कृति का हस्तांतरण व प्रसार करना। तो जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य ये भी था कि जो विद्यार्थी अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे उसका प्रसार कर सकते हैं ताकि उनकी जो संस्कृति वो विलुप्त ना हो। तो ये था कि हमारा प्राचीन काल में जो भारत की जो शिक्षा थी उसके उद्देश्य क्या थे। अब आता है हमारे मिडेवल एजुकेशन, यानी कि मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा का अर्थ हम ऐसे देख सकते हैं जब हमारे देश पर क्या था कि मुगलों का शासन था। ठीक है। जो मध्यकालीन जो समय था वो 12वीं शताब्दी के अंत से आरंभ हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं जो सन 1206 में गौरी की मृत्यु के समय से लेकर सन 1257 के प्लासी के युद्ध तक का जो समय था वो क्या था, हमारे मध्यकालीन समय था। ठीक है। उसके बाद कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो कैसी थी। मध्यकालीन शिक्षा में जो क्या थे कि जो मुगल थे वो क्या करते थे कि जो अपने यानी कि मुसलमान थे
वो क्या करते, जो मुसलमानों की शिक्षा पर ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको दो भागों में उन्होंने बांट दिया था। ठीक है, सबसे एक था कि मकतब और दूसरा था मदरसे। मकतब में क्या था कि जो शिक्षा थी वो बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद दी जाती थी, यानी कि जैसे हमारा जो वैदिक काल की जो शिक्षा थी, यानी कि जो हमारे प्राचीन काल की शिक्षा थी, उसमें क्या था कि विद्यार्थी का उपनयन संस्कार किया जाता था जब वो 12 वर्ष का हो जाता था। तो उसमें क्या था कि विद्यार्थियों को 12 वर्ष की आयु के बाद अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता था और गुरुकुल में रहना पड़ता था जब तक कि उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। सेम इसी तरह की जो मकतब था, उसमें क्या था कि बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। जो मुसलमान वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनमें का बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसकी जो बिस्मिल्लाह संस्कार की जो अवधि थी वो थी कि जब जो विद्यार्थी है, यानी कि जो बच्चा, वो 4 साल और 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था, तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। ठीक है, जो ये मकतब था इसमें क्या था कि जो मतलब इसको एक प्राइमरी शिक्षा के आधार था इसका। ठीक है, इसमें क्या था कि जो लिपि जो विद्यार्थियों को लिपि सिखाने पर बल दिया जाता था। लिपि के बाद में क्या था कि फिर कुरान का जो तीसरा भाग है उसको पढ़ाया जाता था। फिर इसमें जो शिक्षा थी मकतब में, उसमें जो लिखने वाली शिक्षा थी उस पर भी बहुत बल दिया गया था। लेकिन जो मकतब में उसमें क्या था कि जो शहजादे थे, यानी कि जो राजा महाराजाओं के पुत्र थे, उनके लिए एक अलग से शिक्षा थी। उसमें क्या था कि जो राजा महाराजा का पुत्र है, यानी कि शहजादे, उनको एक शैक्षणिक शिक्षा भी अलग से दी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या था कि जो आम जनता थी, यानी कि आम जनता के लोग, तो उनके लिए केवल क्या था कि मतलब ये सैनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। और इसमें क्या था कि जो स्त्रियों की शिक्षा थी, यानी कि जो आम जनता थी, उसमें स्त्रियों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इसमें क्या था कि जो पर्दा प्रथा चल गई थी। ठीक है, मध्यकालीन युग में। लेकिन जो ऊंचे घराने की जो स्त्रियां थी, यानी कि राजा महाराजाओं के घर की स्त्रियां थी, उनके लिए ही घर पर ही शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। लेकिन जो हमारा प्राचीन काल था उसमें क्या था कि स्त्रियों की जो शिक्षा थी उस पर विशेष बल था। वहाँ पे जो स्त्रियां थी उनको स्वतंत्र रूप से शिक्षा लेने का अधिकार था। तो जो स्त्रियां थी वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर शिक्षा ले सकती थी। लेकिन जो जब मध्यकालीन आया था तो मुगलों ने क्या किया कि जो स्त्रियों की शिक्षा पर रोक लगा दी थी। लेकिन जो उच्च वर्ग की, यानी कि कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं के घराने की जो स्त्रियां थी, वो ही घर पर रहकर जो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उसके बाद आता है कि हमारा मदरसे में क्या होता था कि जो इसमें धार्मिक शिक्षा को पर बल दिया जाता था। सबसे पहले तो धार्मिक शिक्षा में क्या था कि जो उनका जो कुरान है उसका संपूर्ण ज्ञान था वो विद्यार्थी को दिया जाता था। और जो कानूनी शिक्षा है, उनके जो मुगलों के की जो कानूनी, कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया, उसके बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आता है कि एक लैंगिक या सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी। जो लैंगिक व सांसारिक शिक्षा में ये था कि वहाँ पे उन्होंने कुरान के साथ में जो फारसी और अरबी भाषा थी उनको भी जोड़ दिया था, जिनके साथ में गणित, साहित्य, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, कृषि, कर्मशास्त्र, ज्योतिष आदि, मतलब ऐसी शिक्षा को भी इसमें क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो ये थी हमारे मध्यकालीन वर्ग की जो शिक्षा व्यवस्था थी। अब देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। जो मध्यकालीन वर्ग की जो शिक्षा है वो क्या करती थी कि जो इस्लामिकता का प्रचार करती थी, यानी कि अपने धर्म का प्रचार करती थी। और जो मुसलमानों की शिक्षा का प्रचार करती थी, इसने क्या किया था कि जो मुसलमान वर्ग का जो व्यक्ति है उसको मतलब शिक्षा लेनी है, उनके लिए ही शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया था, बाकी और धर्मों के बजाय। इसमें क्या था कि जो इस्लामी भाग का प्रचार करना था, यानी कि जो इस्लाम है वो भूमि के किस भाग तक फैला हुआ है उसका भी प्रचार करना था। फिर था कि नैतिकता का विकास करना, जो व्यक्ति है उनके नैतिक गुणों का यानी कि मॉरल डेवलपमेंट करना था। उसके बाद आता कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के से अर्थ ये लिया जाता था कि जो यानी कि हमारी जो कृषि से संबंधित या हमारी चिकित्सा से संबंधित जो शिक्षा थी वो भी वहाँ पर दी जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चरित्र निर्माण, यानी कि एक अच्छे चरित्र का विकास करना भी इस शिक्षा का उद्देश्य था। अपने कानून का प्रचार करना, कि जो मैं पहले ही बता चुकी थी कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसमें क्या था कि जो मुसलमान थे वो क्या करते थे कि जो उनके लिए जो कानून बने हुए हैं उनका प्रचार करना उनका उद्देश्य था। लेकिन इसकी जो मध्यकालीन शिक्षा है इसकी बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि जो मध्यकालीन शिक्षा में क्या था कि जो मुसलमान का जो छात्र था वही इस शिक्षा के उद्देश्य को मतलब अच्छे से प्राप्त कर सकता था, वही इस शिक्षा का लाभ उठा सकता था। ठीक है, उसके बाद था कि जो स्त्री की शिक्षा की अपेक्षा की गई थी, क्योंकि जो पर्दा प्रथा थी वो लागू कर दी गई थी यहाँ पे। लेकिन जो केवल उच्च वर्ग की यानी कि राजघराने की जो स्त्रियाँ थी वही घर पर रह के शिक्षा ले सकती थी। और क्या था कि इसमें जो 2 भाषाओं को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि अरबी और फारसी थी।
जिनको जो मदरसे की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उसके बाद आता है कि धार्मिक तटस्थता पर बल देना। जो मुसलमान वर्ग की जो शिक्षा थी वहाँ पे क्या था कि उनके धार्मिक यानी कि जो अपने धर्म पर ज़्यादा बल देता था, कि यानी कि अपने धर्म को बहुत मानते थे, कि कट्टरतापन था एक तरीके से हम कह सकते हैं। आध्यात्मिकता का अभाव था। जो मुसलमान वर्ग की जो शिक्षा थी यानी कि हम मध्यकालीन वर्ग की जो शिक्षा थी उसमें क्या था कि आध्यात्मिकता का अभाव था। तो ये था कि प्राचीन यानी कि मध्यकालीन शिक्षा का क्या मतलब क्या मैया रही उद्देश्य और शिक्षा व्यवस्था हमारी आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन, जिसमें मतलब इसका अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि जो आधुनिकीकरण है उसका अर्थ क्या है। जो आधुनिकीकरण का अर्थ है कि आधुनिक बनने की प्रक्रिया ही आधुनिक है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब परिभाषा के हम से समझते हैं कि जो आधुनिक है वो क्या है। कि जो आधुनिकीकरण आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया है, एक परंपरागत समाज व्यवस्था से एक विशेष अविष्ट प्रकार की तकनीकी से जुड़ी समाज व्यवस्था की ओर बढ़ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि तकनीक के द्वारा एक नए समाज की व्यवस्था करना। ठीक है, अब मोरे के अनुसार देखते हैं, ये तो थी हमारी दुबे के अनुसार। अब मोरे के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है कि आधुनिकीकरण का अर्थ है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो एक परंपरागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करने की ओर ले जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक तकनीकी के साथ चलकर एक अच्छे और एक नए समाज का, जो कि मतलब खुद से डिपेंडेंट हो, जहाँ पे सारी सुख सुविधा हो, ऐसे समाज का कह सकते हैं कि निर्माण करना। जो आधुनिक शिक्षा उसके उद्देश्य क्या थे, यानी उसके उद्देश्य थे कि प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना। यानी कि एक ऐसे नागरिक तैयार करना जो मतलब शिक्षित हो और कुशल हो, यानी कि अपने कार्य में कुशल हो, वो अपना कार्य अच्छे से कर सकें। उसके बाद था कि रूढ़ियों व अंधविश्वासों व शोषण को दूर करना। रूढ़ियों और अंधविश्वासों से अर्थ है कि जो हमारे मतलब पहले से जो संस्कृति चली आ रही है वहाँ पे क्या था कि लोग, हमारे जो भारत के लोग हैं वो रूढ़ियों यानी पुरानी विचारधारा पर और अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उसको कैसे दूर किया जा सकता है, एक अच्छी शिक्षा यानी कि आधुनिक शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, यानी कि तकनीकों को यूज करके। उसके बाद आता है हमारी संस्कृतियों की सुरक्षा व विकास करना। संस्कृतियों की सुरक्षा व विकास एक अच्छी शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी मतलब शिक्षा पर अधिक बल देना होगा। उसके बाद आता है हमारा तार्किक मतलब यानी कि तार्किक चिंतन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तार्किक चिंतन का मतलब है कि जो अच्छे से तर्क वितर्क करके चिंतन यानी कि सोच समझ कर अपना जो विकास कर सके, ऐसी शिक्षा देना, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नवीनतम जानकारी प्रदान करना। नवीनतम यानी कि नई जानकारी प्रदान करना। एक अच्छी शिक्षा के द्वारा ही क्या है कि नवीनतम जानकारी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, ये था हमारे आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद आता है कि हमारा जो प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करना। प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जहाँ पर जनता का शासन हो और धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, ये शिक्षा का हमारा क्या था एक और उद्देश्य। उसके बाद आता है अच्छे मूल्यों का विकास करना। फिर आता है कि शिक्षा दृष्टिकोणों को व्यापक बनाती है, यानी कि जो व्यक्ति का जो समाज को देखने का, सोचने समझने का, उसका कार्य करने का जो दृष्टिकोण है उसको क्या शिक्षा एक व्यापक यानी कि एक बहुत बड़ा रूप देती है। अच्छी शिक्षा के द्वारा ही क्या कर सकता है, व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। उसके बाद आता है कि शिक्षा आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, यानी कि जो एक अच्छी शिक्षा आधुनिकीकरण यानी कि आने वाले समय में जो हम अपनी मतलब विकास के हेतु जो तकनीकी अपना रहे हैं उसके लिए जो शिक्षा है उन बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। नेतृत्व का विकास करना यानी कि मॉरल डेवलपमेंट करना, ज्ञान में वृद्धि करना, जो व्यक्ति है उसके ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि वो नई नई चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करे, यानी कि नई शैली को अपनाकर अपना कैसा विकास कर सके। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है कि हमारी जो का नाम है एक दूसरे के प्रति भावना है उसका सम्मान यानी कि उसका विकास करना। जो हमारे आधुनिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम कैसा है, उसमें क्या था कि विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, नैतिक शिक्षा व मूल्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव को क्या क्या था ऐड किया, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनको विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो नई नई खोज कर सके और देश का विकास कर सके। उसके बाद है कंप्यूटर की शिक्षा। ठीक है, जो कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसको प्रदान करना है। अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि क्या था कि जो अब के आज के समय में अगर व्यक्ति अपना और अपने राष्ट्र का विकास करना चाहता है तो उसको मतलब एक से ज़्यादा अधिक भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अगर किसी और अदर कंट्री में जा रहा है तो वहाँ की उसकी भाषा के साथ में वहाँ अपने मतलब लोगों के साथ में
कम्युनिकेशन कर सके। उसके बाद आता है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में क्या था कि हमारी बहुत सारी नई नई जो खोज है उनका भी हमें संस्कृत भाषा से ज्ञान होता है। जो संस्कृत भाषा है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों का यानी कि तकनीका का जो क्या कह सकते हैं कि एक विस्तार रूप में बताया गया है। उसके बाद आता है कि नैतिक शिक्षा व मूल्य शिक्षा का विकास करना, वही मॉरल डेवलपमेंट करना व्यक्ति का। उसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब कि एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना है ताकि व्यक्ति उस शिक्षा को लेकर अपना क्या कर सके, अपना कोई व्यापार चला सके, यानी कि अपनी आजीविका चला सके। यानी कार्य अनुभव का अर्थ ये है कि जो ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें व्यक्ति का जो अपने आगे चलकर अपनी रोजी रोटी का यानी कि इंतजाम कर सके, एक ऐसी शिक्षा के कार्य पर भी बल दिया जाए। तो ये था कि हमारा पाठ्यक्रम आधुनिक शिक्षा का। जो आधुनिक समय में जो भारत की शिक्षा है वो कैसी है, हम देख सकते हैं कि जो आधुनिक समय में भारत की शिक्षा कह सकते हैं कि इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि जो भारत के जो सरकारी स्कूल हैं कई क्षेत्रों में मतलब वो विकसित भी हो चुके हैं, कई क्षेत्रों में ये कि वहाँ की बिल्डिंग आज भी उतनी ही खराब है जितनी पहले हुआ करती थी। कई जगह पे क्या है कि टीचर्स भी नहीं है। अब कहीं जगह पर सरकारी स्कूलों में क्या है कि कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर लैब बनी तो हुई हैं, पुस्तकालय बने हुए हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना विद्यार्थियों को उनके लिए गाइड करने वाला कोई नहीं है, उस कंप्यूटर को यूज़ कराने वाला भी कोई नहीं है। तो वो लैब क्या है कि ऐसे के ऐसी ही पड़ी हुई, उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये थी ये भारत की जो शिक्षा है। इसमें क्या था कि जो जो टीचर्स हैं मतलब प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर हैं वहाँ पे क्या है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता था, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पे क्या है कि बच्चे भी कम जाते हैं और उनकी शिक्षा पर इतना बल भी नहीं दिया जाता है। ये है आधुनिक समय में भारत की शिक्षा। उसके बाद आता है कि सामाजिक असमानताओं के कारण। अब इस सामाजिक असमानताओं का जो पॉइंट है वो कैसे कि हमें इनमें क्या है जो इनकी शिक्षा जो तीनों वर्गों की शिक्षा उसमें क्या है कि जो असमानता है उनको बताना है। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें असमानता का अर्थ समझना जरूरी है। तो सामाजिक संदर्भ में असमानता का क्या अर्थ है? सामाजिक संदर्भ में असमानता का अर्थ समानता के अवसर न मिलने से लिया जाता है। जब समाज में रह रहे व्यक्ति को जो विभिन्न सामाजिक समूह से संबंध रखते हैं अपने विकास हेतु शिक्षा के, व्यवसाय के या अन्य उपेक्षाओं के अनुरूप अवसर प्रदान यानी कि उपलब्ध न हो तो हम उसे सामाजिक संदर्भ में असमानता कह सकते हैं। यानी कि हम सीधे से शब्दों में कहें तो कि जो व्यक्ति है चाहे वो किसी भी समाज में रह रहा है उसको अगर उसकी जो शिक्षा के या व्यवसाय के अगर समान अवसर प्राप्त न हो तो वो उसकी क्या है कि असमानता कहलाई जाएगी। अब आते हैं कि इनके जो कारण है वो क्या है। ठीक है, जो आधुनिक वर्ग में क्या था कि जो अब स्त्रियों की शिक्षा मतलब कह सकते हैं कि इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्त्रियों की शिक्षा को आज भी दबाते हैं, आज भी ये चाहते हैं कि जो स्त्री वर्ग है वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जो मध्यकालीन में क्या था कि वहाँ पे पूरी तरह से ही शिक्षा को रोक लगा दी गई थी। लेकिन क्या था कि कुछ उच्च वर्ग की जो स्त्रियाँ थी वो शिक्षा ले सकती थी। लेकिन जो प्राचीन काल था उसमें क्या था स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। अब आते हैं कि जो शिक्षा में असमानता के कारण क्या हैं। वो हो सकता है कि क्षेत्रीय असमानताएं भी हो सकती हैं। क्षेत्रीय असमानताएं हम कैसे ले सकते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये पंजाब क्षेत्र राज्य हो गया, पंजाब में क्या है कि जो वहाँ पे पानी की अच्छे से सुविधा है तो वहाँ पे क्या है कि कृषि विस्तार रूप में होती है, वहाँ पे कृषि का पूरी रूप से क्या है कि विकास हो रहा है। लेकिन राजस्थान साइड में ले तो वहाँ पे क्या है कि पानी की कमी है, तो वो क्या है राज्य अपना पूरा विकास नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया हमें क्षेत्रीय असमानताएं हो गई। कुछ राज्य ऐसे भी जहाँ पर जो हमारे वेतन है यानी जो मजदूर है उनका वेतन क्या है कि बहुत अच्छे से दिया जाता है, बहुत अच्छे रूप में दिया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में क्या है कि कम दिया जाता है। तो ये हो गया उनका क्षेत्रीय असमानताएं होगी अपनी अपनी। उसके बाद आता है कि वर्ग की जो असमानता है, जो वर्ग की असमानता है कि भारत में क्या है कि कई प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, अब वर्गों के आधार पर हम देखें तो यानी कि वर्ग के आधार पर होते हैं कि हमारे 4 वर्ग होते हैं। पहला आता है हमारा ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग में ये था कि जो शिक्षा प्रदान करने वाले लोग थे वो इस वर्ग में आते थे, यानी कि शिक्षक, संत, विद्वान जो यानी कि जो शिक्षा देते थे वो आते थे कि ब्राह्मण वर्ग में। उसके बाद आता है हमारा क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग में था कि जो रक्षा करते हैं जो लोग, ये उस मतलब इस वर्ग के लोग हैं जो रक्षा में अपना सहयोग देते हैं, यानी कि लड़ाके हो गए, योद्धा हो गए, रक्षक आदि। उसके बाद आता है हमारा वैश्य। वैश्य का अर्थ है कि जो व्यापार करने वाले वर्ग लोग हैं वो इस वर्ग में आते हैं। जैसे हो गया कि फुटकर व्यापारी हो गया, थोक व्यापारी हो गया। उसके बाद आता है कि हमारा शूद्र। शूद्र कौन से थे? इन तीनों जो वर्ग हैं उनकी जो सेवा करने वाले लोग हैं वो इस वर्ग में आते हैं। तो इसमें क्या था कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसको सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान दिया गया था समाज में।
तो उनका जो आदर व सम्मान था वो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जो शूद्र वर्ग के जो लोग थे उनको निम्न दृष्टि से देखा, यानी कि नीची दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। तो ये हो गया समाज में पिछड़े रह गए थे। तो ये होती है हमारे के वर्ग के आधार पर असमानता। उसके बाद आती है हमारे लिंग के आधार पर असमानता, यानी कि स्त्री पुरुष की जो शिक्षा है उसमें असमानता है, क्योंकि जो पुरुषों की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है लेकिन स्त्रियों की शिक्षा पर क्या है कि कम बल दिया जाता है। उसके बाद आता है कि हमारा आर्थिक आधार पर असमानता। आर्थिक आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक वर्ग पर होता है कि जैसे एक पूंजीपति वर्ग हो गया, एक श्रमिक वर्ग हो गया। तो पूंजीपति वर्ग थे कि उनको मतलब ऊंचा प्रतिष्ठित वर्ग यानी कि पद प्रदान था समाज में। और जो कहते हैं कि जो श्रमजीवी थे जो उनके अंडर काम करते थे, ये हो गई उनके आर्थिक आधार पर असमानता। उसके बाद आता है कि स्थान के आधार पर असमानता, यानी कि स्थान के आधार पर हम असमानता कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग और जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके आधार पर क्या है कि उनकी शिक्षा में भेदभाव भी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के आधार पर, इसके आधार पर क्या है कि जो 3 वर्गों में विभाजित है। ठीक है। जो शिक्षा उसको 3 वर्गों में माने कि जैसे उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग होगा और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में क्या था कि जो बड़े बड़े व्यवसायी और जो उद्यमी राजनीतिक लोग हैं वो आते हैं, और जो मध्य वर्ग में वो है कि जो नौकरी पेशा करते हैं, और जो निम्न वर्ग में वो आते हैं जैसे कृषक हो गए, यानी कि उद्योग धंधों में लगा मजदूर वर्ग हो गया। तो ये क्या हो गया कि हमारे निम्न वर्ग के लोग हो गए। तो इनकी जो इनका यानी कि जो सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी क्या किया जाता था कि भेदभाव किया जाता था। अब उसके बाद आता है हमारी जातिगत असमानता। जातिगत असमानता का मतलब है कि जो व्यक्ति उसके साथ में उसके जात पात के आधार पर भी उसकी शिक्षा में भेदभाव होता है। उसका मतलब क्या है कि जो कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है यानी कि जो विद्यार्थी है उसकी शिक्षा पर ज़्यादा बल देते हैं, यानी कि जो निचले वर्ग यानी कि जो हमारे लोअर कास्ट के जो व्यक्ति उनकी शिक्षा पर इतना बल नहीं देते हैं। तो ये हो गई हमारी जो मध्यकालीन और प्राचीन काल और आधुनिक काल की जो शिक्षा है उसमें असमानता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।